agriculture sector plays a formidable role in the sustainable growth and development of Indian economy. Hence, agri-entrepreneurship can be significant in solving the challenges of today. Viva IK, in association with Antayodhya Chetana Mandal, is conducting this training to encourage agri-entrepreneurship, including the use of innovative technologies that will reduce the cost of production and increase the benefit of the farmers. अभी कृषि में उद्यमिता की बात हो रही है कि कृषि में उद्यमिता की क्या क्या संभावनाएं हैं। मैं कह रहा हूं कि कृषि में जितनी उद्यमिता की संभावना है, शायद उतनी उद्यमिता की संभावना है और कहीं है ही नहीं। आप जहां से शुरू करें वहां से उद्यमिता शुरू हो जाती है। अभी के समय में क्या है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। प्रोडक्शन हर चीज में, हर क्षेत्र में हमारे किसानों ने एक नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उनके साथ एक ही समस्या है कि हमारे किसान जो है वो अपनी चीजों को पैदा करते हैं और उनका जो खेती का जो प्रणाली है, अब जैसे धान की कटाई शुरू हुई, अभी धान की पिटाई नहीं हुई तब तक उन्होंने गेहूं की बुआई शुरू कर दी। आधारित अगर हम उद्योग की बात करें कि चावल को ही हम बेस मान के चलते हैं, तो चावल पर हमारे 3-4 उद्योग हैं। चावल का जो एक प्रोडक्शन हुआ, चावल पैदा हमारा हो गया। चावल के बाद जो हमारा जो उसका राइस ब्रान है, राइस ब्रान से हमारी ऑयल इंडस्ट्री शुरू हो जाती है। और चावल का जो छिलका जो हमारा निकलता है, उससे हमारा जो गत्ता का इंडस्ट्री है वो शुरू हो जाता है, उसका रॉ मटेरियल है। और हम कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं भोजपुर की बात कर रहा हूँ। मैं भोजपुर में हूँ जहां पर के लगभग 1,10,000 हेक्टेयर में धान की खेती होती है। और मतलब हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हम 4 लाख टन से ज्यादा धान पैदा करते हैं, एवरेज। इससे ज्यादा 5 लाख तक चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई इसको सपोर्ट करने के लिए उस तरह की इंडस्ट्री नहीं है। राइस मिल्स है, लेकिन राइस मिल के अलावा अगर हम कहें कि ब्रांड बेसिस पर कोई इंडस्ट्री हो, बिल्कुल नहीं है। अगर हम कहें गत्ता की कोई इंडस्ट्री है, वो नहीं है। गेहूं की खेती हो रही है, लेकिन गेहूं की प्रोसेसिंग करने के लिए हमारे पास कोई वैसा कायदे का प्लांट नहीं है हमारे पास में। जानवरों के लिए जो हम सिंपल सा जो चोकर की बात हम करें कि चोकर जो हम लाते हैं वो हमारा बरेली और कानपुर से आता है। मतलब गेहूं हमारे यहाँ पैदा होता है और चोकर हम वहां से मंगाते हैं। और उसमें भी बड़ी बात क्या है कि गेहूं का जो नॉर्मल जो किसान जो बेच रहे हैं वो 17 रुपए 18 रुपए बेच रहे हैं और चोकर 20 रुपए बिक रहा है। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मक्का, अगर खगड़िया की मैं बात करूं तो 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मक्का पैदा होता है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर, इस सारे इलाके में भी मक्का की खेती होती है। भागलपुर में होती है, बेगूसराय में होती है, बहुत बड़े पैमाने पर होती है। लेकिन मक्का से स्टार्च बनाने की बात जब आती है, हमारे यहाँ नहीं बनता है। मक्का से हम बात करें कि अगर मक्का से मुर्गियों का दाना, मछलियों का दाना अगर ये बनाने की बात हो, तो क्लासिकल बात है कि गुलाब बाग मंडी से मक्का खरीद करके हरियाणा जाता है और हरियाणा में उसका फीड बनता है। फिर उसको बिहार में मुर्गियों के पालक जो है उसको अपनी मुर्गियों को खिलाते हैं। 110 रुपए हम लोगों ने देखा कि सरसों का तेल था, आज के दिन में 160 रुपए तक चला गया। ये एक छोटा सा आपके सामने मैं सिर्फ एग्जाम्पल रख रहा हूं। और ये जो इस तरह का जो हम लोगों ने गैप देखा, ये बहुत बड़ा गैप था। तो खल्ली जो है हमारा बहुत बड़ा मेन प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो सरसों का तेल है वो राजस्थान से आता है या अन्य राज्यों से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य राज्यों से नहीं आना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन चल रहा है वो अगर यहाँ पर हम उसकी प्रोडक्शन की बात करें, उसकी मिलों की बात करें, और जो पब्लिक की जो चॉइस की बात हो रही है, अभी जो हमारे जो बहुत सारे जो कंज्यूमर है वो बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। उनको क्वालिटी प्रोडक्ट की जरूरत होती है। वो कहते हैं कि कूल प्रोसेस से हमको ऑयल चाहिए। अभी मैक्सिमम ऑयल हमारा जो है हॉट प्रोसेस से बन रहा है, उसमें बहुत सारे एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका लॉसेज हो रहा है। इसको साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया। तो ये जो चीजें हैं इसको हम लेकर के अगर चलते हैं, इसके बेस पर अगर हम काम करते हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, एम्पल अपॉर्चुनिटीज है। वाइल्ड सीड क्रॉप में भी हमारे पास है। हम आलू की बात करें, आलू आलू के ऊपर भी अगर देखिए कि अभी हमारे पास आलू होता है, काफी आलू होता है। ये सौभाग्य की बात नहीं कर रहा, मैं दुर्भाग्य की बात नहीं कर रहा, मैं सौभाग्य की बात कर रहा हूं कि इस बार हमारे किसानों को आलू की कीमत बहुत अच्छी मिली। जो मुख्य बात मेरे हिसाब से जो 2-3 मुझे बात रखनी है, उसमें मैं सबसे पहले कहूंगा कि अभी तक हमारा जो कृषि का विकास है वो बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ आवर फूड प्रोडक्शन सिस्टम। ये सब चीजों में बहुत हमने
आगे काफी सारा हमारा एक डेवलपमेंट हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस टिल डेट। जो भी हमारा एक हिस्ट्री रहा है कि जो हम एक ग्रेन डेफिशिएंट और डिपेंडेंट कंट्री थे, उसमें से सफिशिएंसी और उसके बाद सरप्लस हो गए हैं। किसान जो है एक प्रोडक्शन लेवल तक बहुत अच्छा हमारा एक डेवलपमेंट हुआ है कि प्रोडक्शन लेवल पे आप कोई भी एरिया में कोई भी क्रॉप लगा लेते हैं, बट उसके बाद उसका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत लिमिटेड है मार्केट के साथ। तो रो प्रोड्यूस होता है, गेहूं हो या चावल हो या जो भी है, वो रो प्रोड्यूस आगे चली जाती है। बट उसके बाद क्या होता है, उसमें इसका उतना शेयर नहीं है। और जो काफी सारे जो हमारे स्टडी है पान इंडिया पे, ये कहते हैं कि जब एक एक कंज्यूमर जो एंड यूजर है, यदि आप ग्रेन या आप वेजिटेबल या सब 100 रुपीज की कुछ चीज खरीदते हैं, तो लगभग किसानों के पास 30-35 रुपया ही पहुंचता है। तो वो कैसे एक बहुत बड़ा हर एक मार्केट में होता है, बट यहाँ हमको लग रहा है कि ये सबसे बड़ा गैप है। और आई थिंक ये गैप के लिए जो सबसे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि किसान और किसान संगठन जो है वो एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप में आए, उद्यमिता में आए, अपने खुद के यूनिट लगाए और उस पे आगे बढ़े। आई थिंक ये एक शुरुआत काफी अच्छी हुई है। जो हमारा सबसे बड़ा एक चैलेंज है कि हमारे लगभग 90% जो किसान है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, छोटे किसान है। उसकी 1 हेक्टर के आसपास की और 1 हेक्टर से कम बिहार में और ईस्टर्न ईस्टर्न साइड में और कम हो जाता है। इवन गुजरात में भी 1 हेक्टर से कम हो गया है। ये ओवर आई थिंक पिछले 4-5 डिकेड में जो हमारा पॉपुलेशन ग्रो हुआ है और डिपेंडेंसी ज्यादा बढ़ रही है, डिवीजन ज्यादा हो गया है। तो अभी जो एग्रीकल्चर एक प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो अपनी एक लाइवलीहुड जीवन निर्वाह की तरफ से देख रहे हैं, उसको एंटरप्राइज का नजरिया ही नहीं है। और वही कारण बना है, किसान है वो किसान चाहते हैं कि उसके जो जो भी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो एग्रीकल्चर में ना रहे और एग्रीकल्चर के अलावा के सेक्टर में जाए और वहां अपना कुछ नया आयाम शुरू करे और एग्रीकल्चर से दूर जाके कुछ नौकरी कर ले और रेगुलर इनकम कमाए और एग्रीकल्चर की जो अनसर्टिनिटी है उससे वो थोड़ा प्रूफ हो जाए और अपना करे। जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है तो केयरिंग कैपेसिटी कम हो रही है। केयरिंग कैपेसिटी कम होने के कारण माइग्रेशन बहुत बढ़ रहा है, जो अर्बन एरिया में काफी लोग जा रहे हैं। बट मुझे जो मेरा ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि अभी ये सिनारियो धीरे धीरे बदल रहा है और ये बदलाव अभी दिख रहा है और काफी सारे अच्छे एग्जाम्पल है जो हम उसको एग्जाम्पल को देखते हुए हम कैसे किसान और जो स्पेशली युवा जो है जो एग्रीकल्चर में है वो उद्यमिता का विकास कैसे हो और इसकी वैल्यू चेन में आगे कैसे थोड़ा बढ़े और उसकी वजह से उसकी इनकम बढ़े। मेज वहां से थोक में कहीं बाहर जाती है और वहां से वापस प्रोड्यूस पैकिंग होके वापस आता है, या तो फीड के रूप में आता है या कोई और रूप में स्टार्च के रूप में आ रहा है। तो ऐसा ही आई थिंक हर एक कमोडिटी के साथ ये हो रहा है, हर एक प्रोड्यूस के साथ ये हो रहा है। हमारा एफपीओ मेज बिहार से मंगवा के गुजरात में प्रोसेस करके गुजरात में ही बिक रहा है। तो एक कैटल फीड का यूनिट चला रहा है हमारा एक गुजरात में हमारा एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2000 किसान जुड़े हुए हैं। 2000 किसान का ये एपीओ करीब 6 साल से शुरू हुआ है। अभी उसका करीब 6 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, उसके 4-5 आयाम बने हैं। तो ये एक मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में, क्योंकि एक छोटा किसान की इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है और अपने आप में वो शुरू करने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं रख रहा है, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा जो आप जो कंस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सेक्टर में। बट जहां जहां ये एग्रीकल्चर जो हमारा अभी सबसे बड़ा क्रॉप में चैलेंज क्या है, अलाइड में काफी रेगुलर इनकम होती है। आप डेयरी सेक्टर ले लो या दूसरे सेक्टर अलाइड ले लो, उसमें एक रेगुलर इनकम का फ्लो होता है। यहाँ क्या हो रहा है कि सीजनल होता है और सीजन में भी कभी काफी सारे क्लाइमेट के चैलेंजेस आ गए हैं या रेन कम हुआ या ज्यादा हुआ, जो हमारे यहाँ आम है। बहुत बार जहाँ रेन नहीं होते वहां बहुत अतिरिक्त रेन हो जाते हैं। तो ये सब चीजों में जो कॉन्फिडेंस है, और पिछले हिस्टोरिकली ये देखे तो एग्रीकल्चर की जो इनकम है वो इतनी स्टेगनेंट थी कि काफी सारे लोग ये अपनी अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए बाहर माइग्रेंट हो गए और दूसरे जो जो भी उद्योग है उसमें कुछ ना कुछ या तो अपने एज एम्प्लॉयर चले गए या तो छोटी एंटरप्राइज भी सेट की है।
सबसे पहले जो इनिशिएटिव लिए गए हैं इसका एक विजन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन ये है कि इस एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप को हम कैसे प्रमोट करें, बेसिकली इसको बूस्ट करें, इसको इंकरेज करें, ताकि एग्रो बिजनेस को हम प्रोसेसिंग के टर्म्स में, स्टोरेज के टर्म्स में, हम वेस्ट रिडक्शन के टर्म्स में एंड हम वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट अर्निंग्स के टर्म्स में बहुत अच्छा करें और हम अपने फार्मर्स की इनकम को बढ़ा सकें, फार्मर्स की इनकम को डबल कर सके और एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। जैसे कि हमको पता है कि अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, वैश्विक महामारी का दौर है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत हर जगह हम अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहां हम एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं। तो सरकार का दृष्टिकोण यही है। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए सरकार ने कुछ एक स्कीम लॉन्च किए हैं। उसी स्कीम को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे आत्मनिर्भर भारत है, इसके अलावा माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, देन मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट है जिसको हम MIDH के नाम से भी जानते हैं, और इसके बाद है चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन। ये सारे हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इस सेक्टर में, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में, जिसमें हम काम करके इस एग्रो एंटरप्राइज को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। बेसिकली हम पुअर एंड अल्ट्रा पुअर कम्युनिटी के साथ काम करते हैं और वो मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत किसान ही होते हैं। उनके साथ ये सारा जो सरकार का प्रोजेक्ट है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, धरातल पे ले आते हैं। उसका मैं कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। जैसे हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन एक सरकार द्वारा एक PMSKY के तहत एक योजना है। इसके अंतर्गत हम अपनी दीदी को, जिनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन होती है, वाटर सोर्स उनके ही लैंड में अगर है, तो उनको हम 1 हेक्टेयर की जमीन में लगभग 90% सब्सिडी के साथ ये योजना देते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी जीविका दीदी इस कार्य को कर रही हैं। सारी जो हमारी जीविका दीदियां हैं वो इस ड्रिप इरिगेशन, जो टपक सिंचाई विधि से जो खेती कर रही हैं, इससे क्या है कि वो उचित समय पे क्वालिटी प्रोडक्ट्स ले आ पा रहे हैं ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई से करके, और उनको अच्छा पैदावार मिल रहा है और अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो ये एक एंटरप्राइज है जो हम अपनी दीदियों द्वारा करवा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पॉली हाउस की। पॉली हाउस भी हम अपनी दीदियों के माध्यम से करवा रहे हैं, और अभी भोजपुर जिले में और भी सारा कराने का हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। इसमें पॉली हाउस में हम जो योजना है, इसके अंतर्गत जो 1000 स्क्वायर फीट अगर लैंड है, इसमें लगभग कॉस्टिंग है वो 90,000 की आती है, और इसमें लगभग 75% हम गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी प्राप्त करते हैं। तो पॉली हाउस के माध्यम से खेती करके हमारे किसान उचित दाम को अपने पास रख सकते हैं। उचित दाम, अगर हम जानते हैं कि कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स अगर जिसका सीजन जस्ट आता है तो वो 10 से 15 ही दिन में जितना मार्जिन वो प्राप्त कर पाता है, अगर उस सही समय पे वो हम अवेलेबल मार्केट में करा दे तो 10 से 15 दिन के अंदर ही जो हम उचित दाम ले पाएंगे वो पूरे सीजन भी हम बेच के नहीं ले पा सकते हैं। ये सच्चाई है। तो पॉली हाउस के माध्यम से हम नर्सरी की खेती कर सकते हैं, हम नर्सरी लगा सकते हैं पौधों की, हम खेती कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्रॉप की खेती ले सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिस पे अगर हम काम करें तो हम अच्छी उचित पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा हम जीविका के माध्यम से कृषि यंत्र बैंक पे काम कर रहे हैं। कृषि यंत्र बैंक जो कस्टम हायरिंग सेंटर है, कस्टम हायरिंग सेंटर एक ऐसा हमारे जो CLF के साथ हम लोग काम करते हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आप लोग को पता होगा SHG, BO, CLF के साथ हम लोग काम करते हैं। तो उनके माध्यम से हम सरकार के द्वारा कन्वर्जेंस ये एक योजना दिलाते हैं जिसमें हम उस एरिया के हिसाब से एग्रीकल्चर मशीनरीज को गवर्नमेंट के द्वारा उनको अनुदान में दिलवाते हैं। लगभग 90% सब्सिडी इस पे भी रहता है इस योजना के अंतर्गत में। तो उस एरिया में क्या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत है, जैसे ये आप सभी को पता है कि भोजपुर जो है इसमें पैडी बहुत ज्यादा होता है, तो पैडी के लिए उनको क्या क्या यंत्र की आवश्यकता है, वो सारे यंत्र हम अवेलेबल कराते हैं। पैडी थ्रेशर है, कंबाइन है, ट्रैक्टर है, स्प्रेयर है, कोनोवीडर है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द नीड ऑफ दैट पार्टिकुलर एरिया। जहां तक नाबार्ड का है, नाबार्ड शुरू से ही कृषि को व्यापार के रूप में बढ़ोतरी देने की कोशिश करता रहा है। उसके किसी भी कार्यक्रम को देखा जाए तो हम लोग इंटरप्राइज डेवलपमेंट की बात करते हैं। चाहे 92 में हमने SHG भी जब शुरू किया था तो वो पहले सेविंग लिंक SHG प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया था, जो कि बाद में उसको माइक्रो इंटरप्राइज बनाया।
तो इंटरप्राइज हम लोग का जो लास्ट जो कह सकते हैं कि लास्ट डिलीवरी आइटम जो होता है इंटरप्राइजिंग का ही रहता है। फार्मर को इंटरप्राइजिंग बनने में जब तक बनेगा नहीं तो एग्री इंटरप्रीनियर पे बात करने की कोई बहुत बड़ी मतलब नहीं रहती है। हमारा फार्मर है वो 12 रुपये किलो गेहूं बेचता है और 40 रुपये किलो आटा खरीदता है उसी जगह से जहां पे वो गेहूं बेचता है। तो फार्मर कभी इस चीज को, इस वैल्यू चेन को समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसी का गेहूं 12 रुपये 18 रुपये में वो बेचता है, उसी को वो 40 रुपये में खरीदना पड़ता है। तो आखिर वो वैल्यू चेन कहाँ है? तो जब हम लोगों ने ये सब चीज को देखा कि फार्मर्स हमारे छोटे हैं, बड़े छोटे हैं। भोजपुर का अगर केस देखते हैं तो 85% जो हमारे फार्मर है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, दैट टू लैंडलेस फार्मर। जो अभी एक चर्चा चली लीज लैंड की, यहाँ पे भी वही स्थिति है। कोई एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट नहीं होता है। उस किसान को ये नहीं मालूम है कि अगले साल इस खेत में हम ही खेती करेंगे। तो ये उसको ये इंटरप्राइजिंग होने के लिए वो चैलेंज तो बहुत बड़ी है। तो उन सब चीजों को देखते हुए नाबार्ड ने जो एक बड़ा इंटरवेंशन लिया उसको हम लोग करते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब तो ढेर सारी एजेंसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रही है। नाबार्ड बहुत पहले हमने बिहार में हम कह सकते हैं हमने लगभग 400 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। भोजपुर जिले में हमारे पास 10 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। उनके थ्रू हम लोग इंटरप्राइजिंग के लिए तो सबसे पहले बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए। किसी भी चीज में इंटरप्राइजिंग होने के लिए छोटी चीज से हम कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो वॉल्यूम पे हम लोगों ने बात किया, एग्रीगेशन पे बात किया। हमारे यहाँ 3 जो भोजपुर में है, कोइलवर जिले में, वो मशरूम पे अच्छा काम कर रहे हैं। आपको बताएं कि वेस्टर्न मशरूम हमारे भोजपुर के एक एपीओ के द्वारा 500 रुपये किलो फ्रेश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ड्राई मशरूम, उन्होंने 500 रुपये किलो सिर्फ पैकेजिंग को बेहतर करके उसको 500 रुपये किलो ऑयस्टर मशरूम, 2 दिन पुराना ऑयस्टर मशरूम मार्केट में उपलब्ध करवाया। वो बिक्री हुई, उसकी डिमांड रही। तो इंटरप्राइजिंग के लिए जो है कि सबसे पहले तो मेरे पास मालूम होना चाहिए, और मार्केटिंग का जो एक स्किल जो हम अपने फार्मर्स को नहीं सिखा पाए अभी तक वो कमियां हैं हमारे अंदर, मार्केटिंग स्किल नहीं सिखा पा रहे हैं। तो एपीओ के माध्यम से हम लोग उनके मार्केटिंग पे भी बहुत जोर दे रहे हैं और उनके कैपेसिटी, नाबार्ड बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करता है। नाबार्ड कोई ग्रांट और सब्सिडी सीधा नहीं देता है, बेसिकली हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। किसान को ये बोलना कि तुम धान की जगह एक सब्जी लगा दो, ये काफी बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, चूंकि नाबार्ड की भूमिका की बात है, तो हम लोग एक फंड है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्म सेक्टर प्रमोशन फंड, उसमें कृषि के नए नए प्रयोगों को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करवाते हैं किसी के द्वारा, जिससे किसान उसको देख के वो भी उस ओर बढ़े, वो देखे हाँ इसमें इसको फायदा हुआ तो हम भी कर सकते हैं। किसान रिस्क नहीं ले पाता है। तो भोजपुर में भी ऐसे एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग एक एक्वापोनिक, जो यहाँ पे ड्रॉट प्रोन ब्लॉक है संदेश, वहाँ पे एक एक्वापोनिक प्रोजेक्ट पे हम लोग एक एंटरप्रेन्योर को दे रहे हैं। अगर वो एक्वापोनिक सक्सेसफुल रहा, संदेश में पानी की काफी कमी है, तो हम सब समझते हैं वो रेप्लिकेट किया जाएगा ढेर सारे फार्मर के द्वारा। उससे भी नाबार्ड के इस प्रोग्राम के तहत एग्री एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ोतरी होगी। सब लोगों का उद्देश्य यदि एक है तो माध्यम चाहे जो हो, हम लोग सब मिलकर जब हम कंबाइंड एफर्ट, लेवरेजिंग ऑफ रिसोर्सेज इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट। हर किसी को कंधे से कंधे हम लोग मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। हमारे जितने साथी यहाँ ज्वाइन किए हैं वेबिनार में, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर आवर क्राउन, वही हमारे मुकुट हैं, वही हमारे शिरोमणि हैं। उनको बहुत बहुत आभार, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वर्ष संघर्षमय जरूर रहा, लेकिन अगले वर्ष नई आशा की किरण लेकर आएगी और हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये वर्ष, नया नववर्ष सफल हो, सुखद हो, मंगलमय हो, ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.